हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। जब कोई प्रकाशीय किरण किसी परिपथ में आ रही होती है तो प्रकाशीय किरण के साथ मुख्यतः कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें हम दो घटनाओं का जिक्र करते हैं। एक होता है परावर्तन, दूसरा अपवर्तन। तो जब कोई प्रकाशीय किरण, जैसे मान लेते हैं कि हमारी कोई प्रकाशीय किरण है और जो कि एक परिपथ में आ रही है, तो हमारा कोई सामने हमने दर्पण रख दिया, और जैसे हमने कोई सामने दर्पण रख दिया तो ये प्रकाशीय किरण क्या होगी कि इस दर्पण से टकराएगी, और इस दर्पण से टकराने के पश्चात, जैसे अगर हम समांतर प्रकाशीय किरण ले लेते हैं तो समांतर किरण प्रकाश यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। और यदि कोई दूसरी हम एक और ले लेते हैं जो कि हमारे वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो ये बेसिकली जैसे यहाँ से जाएगी तो ये जिस परिपथ से जाती है उसी परिपथ से रिटर्न भी हो जाती है। इन प्रॉपर्टी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी समझने के प्रतिबिंब समझने के लिए इनको थोड़ा सा समझते हैं कि एक प्रकाशीय किरण हमने दर्पण पे यहाँ से आपतित किया जो कि परावर्तित होकर इस बिंदु से होकर गई। दूसरी प्रकाशीय किरण हमने इस बिंदु पर आपतित किया जो कि परावर्तित होकर इसी बिंदु से गई। अब इन परावर्तित किरणों के बीच यहाँ पे एक छोटी संरचना, जो परावर्तित किरणें, देखिए एक दूसरी, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी प्रकाशीय किरण जो आ रही थी जब इनसे टकराई तो इनसे टकराने के बाद इस रूप में वापस हो गई, और यह प्रकाशीय किरण यहाँ टकराई तो इस रूप में वापस आई। तो ये जो दोनों परावर्तित किरणें आपस में कटान कर रही हैं, तो इसी कटान बिंदु पर एक संरचना निरूपित की जाती है जिसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा समझिए। प्रतिबिंब वर्ड बेसिकली बिंब शब्द से बना हुआ है, और बिंब का अभिप्राय वस्तु होता है। फिजिक्स की भाषा में वस्तु को हम लोग बिंब बोलते हैं। तो और इसी बिंब वर्ड से ही प्रतिबिंब बना हुआ है। प्रतिबिंब का मतलब होता है वस्तु की छाया। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वस्तु इतनी बड़ी थी, वस्तु ने क्या हुआ, परावर्तित होकर के, जैसे हम शीशे में देखते हैं तो शीशे में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो शीशे के पीछे हमारी एक छाया निरूपित होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा प्रतिबिंब है। तो फिजिक्स की भाषा में हमेशा याद रखिएगा, वस्तु को बिंब बोला जाता है और वस्तु की जो छाया होती है इससे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और जब कोई दर्पण से आने वाली प्रकाशीय किरण, क्योंकि फिजिक्स का एक रूल है कि प्रकाश हमेशा वस्तु से चलकर हमारी आंखों में आता है, तभी हम देख पाते हैं कि वस्तु किस कलर की है। तो प्रकाश अगर वस्तु से चलकर आता है तो यहाँ पे एक वस्तु ले लेते हैं जिसका नाम है AB, और AB से आने वाला प्रकाश एक इधर गया और दूसरा प्रकाश इधर, यहाँ से टकरा करके आया जो कि यहाँ पे एक इसकी छाया निरूपित कर रहा है A', B', और जो A', B' होगा यही बेसिकली वस्तु AB की प्रतिबिंब कहलाता है। तो किसी वस्तु की दर्पण द्वारा अथवा लेंस द्वारा निरूपित होने वाली छाया वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। और ये छाया की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है ना कि ऐसा प्रतिबिंब जिसमें आने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात रियलिटी में या वास्तव में आपस में एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, आने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तित हो रही हैं, और परावर्तित होने के बाद यहाँ पे स्वतः ये लोग क्या कर रही हैं, इसको काट रही हैं। और जब स्वतः काट रही हैं तो ये जब यहाँ पे वास्तव में मिली हुई है ना, तो जब वास्तव में मिली हुई हैं तो यहाँ पे एक वास्तविक प्रतिबिंब का निरूपण करती हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि जब परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है तो उस समय या उस क्षण बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ऐसा प्रतिबिंब जो आपतित किरणों के परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणों द्वारा वास्तविक स्वरूप में निरूपित किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा प्रतिबिंब होता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आभासी प्रतिबिंब। पहला क्या था, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की यदि हम बात करें, जैसे देखिए अगर हम देखें कि प्रतिबिंब, तो हमारा प्रतिबिंब बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड हो गया। पहला क्या हो गया, वास्तविक, और दूसरा आभासी।
वास्तविक का मतलब होता है कि ऐसा प्रतिबिंब जिसमें वस्तु से या वस्तु से चलने वाली प्रकाश वास्तव में मिल रही है। वास्तविक यानी वास्तव में कटान हो रहा है। और आभासी, आभासी में बेसिकली जो हमारी वस्तु होता है, वस्तु से चलने वाला जो हमारा प्रकाश होता है, वह प्रकाश एक्चुअलिटी में नहीं मिलता है। वो क्या होता है, आभास मात्र होता है। और आभास मात्र होने का अभिप्राय ये होता है कि ये कटान हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ की व्याख्या स्वतः नहीं की जा सकती। जैसे अभी हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे। अब जैसे हमने दर्पण को बदल दिया, हमने एक ऐसा दर्पण ले लिया जिसके धसे हुए भाग के करेगी, इनको भी हम डिफाइन करेंगे विधिवत। और यहाँ से आने वाला प्रकाश जो होगा हमारा, तो प्रकाश हमेशा दर्पण अपने केंद्र की ओर मोड़ता है। और प्रकाश जाएगा कहाँ से, फोकस बिंदु से होकर जाएगा। इन सब चीज़ों को हम लोग विधिवत सीखेंगे। तो देखिए, प्रकाश जब आया तो इधर चला गया, हमने दूसरा प्रकाश लिया जो इसके केंद्र पर गुजारा हमने, क्योंकि केंद्र से या किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशिक रेखाएं उसी मार्ग पे परावर्तित हो जाती हैं। तो जिस मार्ग से प्रकाश गया इधर, अब देखिए इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। पहला हमारा ये वस्तु थी, वस्तु से हमने दो प्रकाश को गुजारे। एक प्रकाश हमारा जो कि यहाँ समांतर था, और जब समांतर था तो ये फोकस के होकर जाना चाहिए था, लेकिन फोकस पे होकर जाएगा नहीं, क्योंकि दर्पण है। दर्पण का मतलब ही होता है कि जो प्रकाश को परावर्तित कर दे। इसने क्या किया, प्रकाश को रिटर्न कर दिया, क्योंकि दर्पण का अभिप्राय क्या होता है, प्रकाश को परावर्तित करने वाला। और इसने जब प्रकाश को परावर्तित कर दिया तो प्रकाश यहाँ पे गया ही नहीं, प्रकाश तो लौट गया है। तो लेकिन जब अगर हम देखें ना, तो ये प्रकाश की अगर हम देखें, इधर जा रहा है ये वाला प्रकाश जो कि हमने वक्रता केंद्र पर भेजा हुआ है, ये वाला प्रकाश इधर जा रहा है। तो इनके बीच का यदि हम गैप की बात करते हैं, जैसे देखिए इसको और आगे बढ़ा देते हैं, तो इनके बीच का ये जो गैप है वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ कर रहा है मतलब क्या है कि जितना इधर जाएंगे वो उतना ही बढ़ता जाएगा। और जब ये बढ़ता जाएगा तो इधर तो कभी कटान ही नहीं होगा। तो इसका कटान बिंदु खोजने के लिए हम इसको डाट करके आगे बढ़ाते हैं। और जब डाट करके आगे बढ़ाएंगे तो जो आगे बढ़ाने पर यहाँ पे जो कटान होगा, ये वास्तव में नहीं हो रहा है, ये हमने कटान बिंदु ढूंढने के लिए बढ़ाया है। तो जब हमने बढ़ाया है ना, इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ऐसा प्रतिबिंब जिसमें परावर्तित किरणों के आभास किए जाते हैं कि परावर्तित किरणें अगर इस तरफ जाती, क्योंकि दर्पण के पीछे तो परावर्तित किरणें जा ही नहीं पाएंगी, दर्पण का मतलब ही होता है प्रकाश का परावर्तन। तो आभास किया जाता है, उस टाइम निरूपित होने वाला प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, पहला वास्तविक, दूसरा आभासी। ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाशिक किरणें वास्तव में कटान करती हैं, क्या करती हैं, वास्तव में कटान करती हैं। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाशिक किरणें आभास मात्र होता है कि ये वास्तव में निरूपित नहीं कर, ये कटान नहीं करती, केवल हम कटान बिंदु ढूंढने के लिए इनको डाट या काल्पनिक रूप में आगे बढ़ाते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, क्योंकि ये कल्पना मात्र है, इन्हें देखा नहीं जा सकता। दर्पण के पीछे देखा ही नहीं जा सकता है। दर्पण के आगे अगर रहता, जैसे ये, इन्हें आराम से देखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे पर्दा लगा दें तो पर्दे पे हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इनके पीछे पर्दा लगाएं, प्रकाश तो इधर जाएगा ही नहीं, तो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आभास मात्र करते हैं कि हमारा प्रकाश यदि पीछे की तरफ जाता तो यहाँ प्रतिबिंब बना देता, ठीक है ना। ऐसा प्रतिबिंब जिसमें आपतित किरणों को परावर्तन के पश्चात काल्पनिक स्वरूप में आगे बढ़ाने पर हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है या प्रतिछाया प्राप्त होती है, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, और आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे, एक वास्तविक, दूसरा आभासी। वास्तविक का मतलब ऐसा प्रतिबिंब जिसमें परावर्तित किरणें वास्तव में कटान करती हैं, दूसरा आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाशिक किरणें आभास मात्र होता है, रियलिटी में आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अब हम लोग समझते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण, अभी दर्पण को देखते हैं तो समझिएगा, एक्चुअली दर्पण एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी भी प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अर्थात
हम कोई भी कांच की वस्तु ले लेते हैं और कांच की वस्तु क्या, हम सीधा एक कांच लेते हैं, एक कांच की समतल प्लेट ले लेते हैं और हम उसके पीछे, जैसे अब इसको हम लोग खूब सामान्य भाषा में समझते हैं कि दर्पण एक्चुअल में होता क्या, दर्पण उसका यदि मुख्य कार्य समझें तो दर्पण का मुख्य कार्य प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप एक सिंपल सी परिभाषा ये भी दे सकते हो कि ऐसा माध्यम जो प्रकाश का परावर्तन करता है दर्पण कहलाता है। जो प्रकाश का परावर्तन करे दर्पण कहलाएगा। और दर्पण को यदि हमें बनाना पड़े तो हम कैसे क्या करते हैं, तो दर्पण को बनाने के लिए सबसे पहले एक कांच की परावर्तक पृष्ठ या एक कांच की हम एक ऐसी पृष्ठ लेते हैं जो पारदर्शी होती है। हमने कांच की कोई एक पृष्ठ ले लिया, यहाँ पे समझिएगा एक कांच की हमने एक पृष्ठ ले लिया है, थोड़ा बड़े में बनाते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। तो कांच की हमने एक पृष्ठ ले लिया है और ये पृष्ठ जो है कांच की है, और कांच के पृष्ठ के एक पृष्ठ पर कांच की जो भी ये समतल है, हमने जो कांच लिया है, कांच के टुकड़ा लिया है, उसके एक पृष्ठ पर हम लोग सबसे पहले पारे या चांदी की कलई करते हैं। ये वाले पृष्ठ पे चाहे हम पारा लगाएंगे या चांदी, यहाँ पे हम कलई करेंगे। और उसके पश्चात जैसे हमने सबसे पहले तो हमने दर्पण लिया था, दर्पण का एक पृष्ठ उठाया, दर्पण कांच लिया था, सर्वप्रथम हमने कांच लिया, हमने कांच का एक पृष्ठ उठाया, कांच के एक पृष्ठ पे हमने क्या किया, एक साइड हमने पारे या चांदी का लेप लगाया। और जब हम ये लेप लगा देंगे तो ये थोड़ा सा गीला गीला टाइप हो जाता है। तो जब ये गीला हो जाएगा तो फिर हम इस पे आयरन के लाल ऑक्साइड, जैसे आयरन का हम लाल ऑक्साइड यहाँ पे यूज करेंगे, आयरन का लाल ऑक्साइड। और जब हम इस पे आयरन के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं तो इसे समझिएगा कि हमने सबसे पहले एक कांच लिया, कांच की जो पृष्ठ थी वो क्या थी, पारदर्शी थी। उसके बाद हमने वहाँ पे पारे अथवा चांदी की एक परत या कलई कर दिया। कलई करने का मतलब ये होता है ना, जैसे कभी खाना बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बर्तन के पीछे बर्तन जले ना, उस पर हम लोग कोई ना कोई लगा देते हैं, जैसे तेल लगा दिया जाता है या मिट्टी लगा दी जाती है ताकि वो क्या हो कि बर्तन जले ना। उसी तरह से जब हमें दर्पण बनाना होता है तो हम दर्पण में हमने कांच यूज करते हैं, कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा लेते हैं। अब ये पारदर्शी है तो इसकी एक साइड पे हम क्या करेंगे, पारे या चांदी का लेप लगा देंगे। और ये थोड़ा गीला होता है तो इसको हम क्या करते हैं, आयरन के लाल ऑक्साइड या लाल आयरन ऑक्साइड का हम लोग इस पर लेप लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं। और जब ये पेंट कर दिया जाएगा ना तो एक सूखी पपड़ी की भांति हो जाएगा। जैसे अगर कभी इसको देखना हो तो घर में जो शीशे होते हैं, यदि कभी कोई ख़राब शीशा मिले तो उसके पीछे देखिएगा, यदि पीछे को तरफ उभाड़ा जाए ना तो एक पतली सी लेयर उभरती है, झिल्ली टाइप की, टूट टूट के निकलती है। तो इससे साफ जाहिर होता है ना कि एक पीछे कोई लेयर लगाई गई है। तो वो एक्चुअल में लेयर क्या होती है कि सबसे पहले पारे या चांदी लगाया जाता है, उसके बाद आयरन का लाल ऑक्साइड लेपित कर दिया जाता है। और जैसे ही लेपित करेंगे ये एक पृष्ठ, एक चमकदार पृष्ठ बन जाती है। और चमकदार किधर बनेगी, जहाँ पे आपने पारा या चांदी लगाया हुआ है, इस साइड। अब होगा क्या कि जो हमारा प्रकाश आएगा वो प्रकाश, सबसे पहली बात याद रखिएगा, एक बार यही सवाल पूछा गया था कि कांच की हम पृष्ठों को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। और बताइए कि अब कांच को हमने दर्पण बना दिया, दर्पण के पृष्ठों को दो भागों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड। बताइए प्रकाश का परावर्तन यहाँ से हो रहा है या यहाँ से हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन यहाँ से कभी नहीं होता है। ये चीज़ें आपको, क्योंकि ये तो कांच का टुकड़ा है और कांच का टुकड़ा पारदर्शी होता है, प्रकाश आएगा तो इनके इंटर कर जाएगा क्योंकि ये पारदर्शी हैं, ये रोक ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब ये इंटर करेंगे तो हमने भी यहाँ पे लेप लगा दिया है, ये पहुँचेंगे हमारे इस पृष्ठ पर जो कि हमने लेप लगाया हुआ है। और जैसे ही हमारे पृष्ठ से टकराएंगे
तुरंत ये क्या हो जाएंगे, रिटर्न, क्योंकि ये चमकदार पृष्ठ बनी हुई। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश का परावर्तन उस भाग से होता है जिस भाग पे पारे अथवा चांदी की कलई की जाती है और उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया गया होता है। तो प्रकाश का परावर्तन किस भाग से होगा, फर्स्ट पृष्ठ से होगा, ठीक है ना। अब सुनिए, और इसी पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। ऐसी पृष्ठ दर्पण में या कांच की वह पृष्ठ जो प्रकाश को परावर्तित करने का कार्य करती है परावर्तक पृष्ठ कहलाती है। अब ऐसे हमने बना दिया, तो अब समझिएगा दर्पण क्या होता है कि वह प्रकाशिक माध्यम जो प्रकाश का परावर्तन करता है दर्पण कहलाता है। दर्पण बनाने के लिए हम एक कांच का पारदर्शी टुकड़ा लेकर के चांदी अथवा पारे का लेप लगाकर या कलई करके हम लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं और दर्पण बन के तैयार हो जाता है। दर्पण बनने के बाद दर्पण जो बनते हैं तो हमें कांच का जो टुकड़ा मिलेगा वो दो प्रकार का मिलता है। एक या तो समतल मिल गया, दूसरा या तो गोले के रूप में मिल गया। तो हमेशा याद रखिएगा दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण को जब डिवाइड किया जाता है तो अगर हम देखें कि हमारा दर्पण कितने स्वरूपों में होता है या फिर कितने प्रकार का होता है, तो हमारा दर्पण संरचना या बनावट के आधार पे दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। हमेशा याद रखिएगा, कुछ लोग ये मानते हैं ना कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण को दर्पण का प्रकार मानते हैं, लेकिन वो गलत है। वो प्रकार नहीं होते हैं। प्रकार होता है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और समतल दर्पण का अभिप्राय होता है, सम का मतलब होता है समान और तल का मतलब होता है पृष्ठ। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ बिल्कुल समान हो, एकदम स्ट्रेट हो, जैसे में ये बोर्ड का पृष्ठ क्या है, एकदम सीधा सीधा समान है। तो ऐसा दर्पण, या हम कह सकते हैं दर्पण में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का मतलब होता है कि ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर समान हो या पृष्ठ क्या हो, समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल हो यानी समान पृष्ठ वाला हो, ये कहलाएगा हमारा समतल दर्पण। वह दर्पण जो जिसमें प्रयुक्त किया जाने वाला कांच किसी समतल का हिस्सा होता है। ऐसा दर्पण जिसमें प्रयुक्त होने वाला कांच किसी समतल का हिस्सा होता है समतल दर्पण कहलाएगा। और वह दर्पण जिसमें प्रयुक्त होने वाला कांच का टुकड़ा, ये वाला प्रयुक्त होने वाला कांच का पारदर्शी टुकड़ा किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसे हमने क्या किया, हमने तो समतल लिया था ना, हो सकता है कि हम किसी गोले का भाग ले लें, खोखले गोले का भाग। तो हमेशा याद रखिएगा दर्पण के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का मतलब होता है कि वह दर्पण जिसमें किसी ऐसा दर्पण जिसमें प्रयुक्त होने वाला कांच किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए। तो गोलीय दर्पण में हम लोग सीख रहे थे, तो जिसमें क्या होता है कि कोई दर्पण होता है और इसका जो पृष्ठ हम लोग यूज करते हैं या जो भी कांच का हिस्सा यूज करते हैं वो खोखले गोले का भाग होता है। ठीक, अब ये दो चीज़ें होती हैं, लेकिन जो समतल दर्पण होता है ना हमारा, इसका बहुत ज़्यादा नहीं, इसके में कुछ ही क्वालिटी होती है। जैसे अगर हम पहले क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है। अब वक्रता त्रिज्या का मतलब समझिए, वक्रता का मतलब होता है घुमाव वाला, त्रिज्या का मतलब होता है त्रिज्या। तो इसके घुमाव की जो त्रिज्या होती है, अब ये तो सीधा सीधा है, इसके घुमाव की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हमारे भट्ट परिकल्पना को ध्यान दें तो उन्होंने परिकल्पना किया था कि अनंत ब्रह्मांड एक गोल है, अर्थात यदि हम किसी बिंदु से चलना शुरू करें तो हम पुनः उसी बिंदु पर आ जाएंगे। तो हम मान लेते हैं ना कि अनंत लंबाई की कोई त्रिज्या हमने ले लिया है, जिसको अगर हम चलें तो ये गोल प्रदर्शित होते हैं। तो इनकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो गोल होती है, और त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। तो जब त्रिज्या अनंत है तो फोकस दूरी भी अनंत पर ही स्थित होगी। तो हम कह सकते हैं ना कि समतल दर्पण की
फोकस दूरी अनंत पर होती है, वक्रता त्रिज्या अनंत पर होती है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो भी हमारा होता है सदैव वस्तु के समान लंबाई का और वस्तु से समान दूरी पर होता है। इस चीज़ को हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त भी प्रूफ करेंगे। अभी समझते हैं। अब आते हैं गोलीय दर्पण पे। तो गोलीय दर्पण को देखते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कहीं समझने में दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अब ऐसे समझते हैं। और हाँ, इसके पीछे की जो वीडियो है ना, जैसे प्रकाश क्या होता है, परावर्तन या परावर्तन के संबंधित परिभाषाएं, मुख्य अक्ष, दर्पण से पहले की जितनी भी परिभाषाएं वो पिछली वीडियो में डाली गई हैं। अगर आपको वो सारी चाहिए तो पिछली वीडियो उठा के 2 लेक्चर हैं उनको देख लीजिएगा। अभी हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का मेन सिद्धांत क्या रखा गया था कि जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो या खोखले गोले का हिस्सा हो। अब जैसे मान लीजिए कि हमने कोई परावर्तक पृष्ठ ये मिल गया है गोल सा, यहाँ पे यदि हम कलई करना चाहें, ठीक है, अगर हमें इस पृष्ठ पर कलई करना है तो हम कलई इस साइड भी कर सकते हैं और कलई इस साइड भी कर सकते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण में क्या होता है, 2 साइड कलई हो सकती है। या परावर्तन अगर हम देखें प्रकाश का तो इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। तो इसी आधार पे ना इनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक को बांटा गया अवतल दर्पण, और दूसरे को बांटा गया उत्तल दर्पण। आप समझिए अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है। अव का मतलब होता है धंसा हुआ, उत का मतलब होता है उभरा हुआ, दर्पण का मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन। 3 बातों को याद रखिए, 3 शब्दों के अर्थ याद रखिए। अव का मतलब धंसा हुआ। अब हम एक लेंस बनाए और लेंस में दर्पण का अभिप्राय क्या है, परावर्तन। मतलब ऐसा दर्पण जो अपने धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन करता है। अव का मतलब क्या हमने बताया, धंसा हुआ। ऐसा दर्पण जो अपने धंसे हुए पर प्रकाश, क्योंकि दर्पण है, दर्पण का मुख्य कार्य प्रकाश का परावर्तन है। तो ऐसा दर्पण जो अपने धंसे हुए भाग से या धंसे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन करे। मतलब यहाँ पे अगर कलई करने के हिसाब से देखें तो कलई किस पे की जाएगी, उभरे हुए तल पे। वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पारे अथवा चांदी की कलई की जाती है तथा धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, ऐसा दर्पण जो अपने धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन करता है अवतल दर्पण कहलाता है। या ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पे कलई की जाती है अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए हमेशा दर्पण का अभिप्राय क्या है, प्रकाश का परावर्तक। अव का मतलब धंसा हुआ, तल का मतलब तल, प्रकाश का परावर्तन हो लेकिन किससे हो, धंसे हुए तल से हो। उत्तल को समझते हैं। उत का मतलब होता है उभरा हुआ, और तल का मतलब होता है तल। दर्पण का मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन। या ऐसे समझिए, ऐसा दर्पण जो अपने उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन करता है। प्रकाश आया, उभरे हुए तल से टकरा के वापस लौट गया। वह दर्पण जो अपने उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन करे। उत का मतलब उभरा हुआ, तल का मतलब धंसा, तल का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा पृष्ठ हो जाएगा। तो उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, मतलब कलई कहाँ की गई है, धंसे हुए तल पे। तो अब इन दोनों को परिभाषा के रूप में देखते हैं। तो परिभाषा ये हो जाएगी, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे कलई की जाती है अवतल दर्पण कहलाएगा। वह दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पे कलई की जाती है उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है। अब इन चीज़ों को देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हमारा हो गया, दोनों समझ में आया होगा। तो इसे बनाना चाहें तो आप बना लीजिएगा। तो अब हम लोग सीखते हैं दर्पण की पहचान, या दर्पण को कैसे पहचाना जाए कि कौन सा दर्पण क्या है। तो अगर किसी भी चीज़ को हमें पहचानना हो कि ये चीज़ क्या है, तो इसकी 3 प्रमुख विधियाँ होती हैं। पहला होता है कि हम उस वस्तु को देखें,
अर्थात किसी चीज़ को देख करके पहचाना जा सकता है। तो वही चीज़ इन दर्पणों में भी होता है कि दर्पण को पहचानने के लिए हम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि देख कर। दूसरा होता है गुणों के आधार पर। गुणों के आधार पर कहने का मतलब ये होता है ना कि वस्तु है और ये वस्तु क्या क्वालिटी प्रदर्शित करती है। तो पहला हमने क्या लिखा कि अगर दर्पण को पहचानना हो तो जैसे भाई आप इसको मिटाते हैं, अब इसको समझते हैं कि यदि हमें दर्पण की कभी पहचान करनी पड़नी है या लिखना पड़े कि दर्पण को आप कैसे पहचानेंगे बताइए। कभी सवाल आपसे पूछा जाए कि आपको दर्पण को पहचानना है तो इसे कैसे पहचाना जाएगा, तो सबसे पहला पॉइंट होता है देख कर, दूसरा पॉइंट होता है स्पर्श करके, और तीसरा पॉइंट होता है गुण के आधार पर। अब ऐसे समझिए कि अगर हमें दर्पण की पहचान करनी है तो हम क्या करेंगे, उस दर्पण को देखेंगे और देखने के बाद हम बताएंगे कि इसके उभरे हुए तल पे कलई की गई है। क्या की गई है? ये उभरे हुए तल पे कलई की गई है, अर्थात ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अगर धसे हुए पे हो जाए तो उत्तल, उभरे हुए तल पे कलई की गई है अर्थात ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। स्पर्श करेंगे, हम टच करेंगे तो एक तरफ पूरा का पूरा लेप लगाया गया है, और जब पूरा लेप लगाया गया है तो हम क्या बोलेंगे, जैसे इसको मान लीजिए इसी दर्पण को हम आंख बंद करके ऐसे टच करते हैं, तो जब हम टच करेंगे तो ये वाला साइड ना हमें खुरदुरा प्रतीत होगा और ये वाला साइड एकदम मुलायम प्रतीत होता है। तो हम क्या तब हम बता सकते हैं ना कि ये अंदर की तरफ बहुत मुलायम है, क्योंकि अंदर केवल कांच है, बाहर की तरफ हमने कलई कर दिया है तो बाहर खुरदुरा प्रतीत होता है। तो इसको स्पर्श करके बताया जा सकता है। जैसे हमने स्पर्श किया, देखा कि बाहर हमें खुरदुरा प्रतीत हो रहा है और अंदर मुलायम प्रतीत हो रहा है, तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। दूसरी चीज़ गुण के आधार पर, जैसे हमें इसकी कंडीशंस पता हो, हमें ये पता हो कि वस्तु हम यहाँ रखेंगे तो जो अवतल दर्पण है वो प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा। जैसे वस्तु को यहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, और उत्तल दर्पण में अगर रख दें तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो जब हमने वस्तु यहाँ रखा तो हमें क्या, प्रतिबिंब यहाँ मिल गया गुण के आधार पे। अब देखिए वस्तु को यहाँ रखा, प्रतिबिंब यहाँ मिल गया। हम जानते थे कि वस्तु यहाँ रखने पे प्रतिबिंब यहाँ बनाने की क्षमता अवतल दर्पण की है, अर्थात ये जब ये वाली क्षमता सेटिस्फाइड हो गई तो ये प्रतिबिंब कौन सा है या ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण हो जाएगा। तो किसी भी दर्पण को पहचानने का 3 आधार होता है, पहला देख कर, दूसरा स्पर्श करके, तीसरा गुण के आधार पर। अर्थात हम वस्तु को देख करके पहचान सकते हैं या दर्पण को देख करके पहचान करते हैं, इसे स्पर्श करके पहचानते हैं और इसके गुण के आधार पर पहचानते हैं। अब यदि हम देखें तो अब हम दर्पणों के उपयोग देखते हैं कि दर्पण के दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ पे है। तो जैसे में समझिएगा, यदि मैं मालूम है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे समतल दर्पण की बात करते हैं तो समतल दर्पण का जीवन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? समतल दर्पण का हम लोग चेहरा देखने में करते हैं। तो दैनिक जीवन में यदि पूछा जाए कि बताइए समतल दर्पण का उपयोग आप कहाँ करते हैं, तो हम लोग समतल दर्पण का उपयोग सबसे पहला जो उपयोग होता है वो चेहरा देखने के लिए करते हैं। दूसरा उपयोग नाई की दुकान में किया जाता है। दो समतल दर्पण को एक निश्चित एंगल पे सेट कर दिया जाता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्थात बाल बनाने में किया जा रहा है। तीसरा, यदि हम समतल दर्पण का उपयोग देखें तो समतल दर्पण आपतित किरण को एक निश्चित दिशा में और पूर्ण स्वरूप में परावर्तित कर देती है। तो आपतित किरण को हम लोग क्या करते हैं, परावर्तित करने के लिए कर देते हैं। यदि हम चौथा देखें समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का उपयोग कुछ डॉक्टरी या डॉक्टर फील्ड या मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है। जैसे हम गए कि कहीं पे आँख का इलाज कराने, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इधर एक डब्बा लगा होता है जिसमें ABCD कुछ छोटा छोटा लिखा होता है और हमें दर्पण में दिखाएंगे कि देख के बताइए डब्बे पे क्या लिखा गया है। तो जब हम उस डब्बे में देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि इन छोटे छोटे चीज़ों में क्या लिखा गया। अगर वहाँ पे तो यहाँ पे एक डॉक्टर भी इसका उपयोग कर रहे हैं ना मेडिकल फील्ड में भी,
तो समतल दर्पण का यूज समझिए चेहरा देखने में, डॉक्टर के फील्ड में, प्रकाश को एक निश्चित दिशा में, तो इन स्वरूपों में हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज़ यदि हम देखें कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पण ये ऐसा दर्पण होता है ना जो अपने धंसे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन करता है। तो इसका सबसे पहला उपयोग तो होता है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में जो कान होता है, नाक होता है, इन सभी का, अब ऐसे समझिएगा कि वो डॉक्टर कैसे यूज करते हैं। जैसे हम एक प्रकाश को भेजें, ज़्यादा तीव्रता वाला प्रकाश, इतना प्रकाश हमने इस पे भेज दिया दर्पण पे। अब ये दर्पण करेगा क्या कि इन सारे प्रकाश को अपने फोकस बिंदु पर, जैसे में ये अगर हम देखें, मान लेते हैं हमारा कोई फोकस बिंदु यहाँ पे सेंटर में, तो ये प्रकाश सभी परावर्तित किरणों को अपने फोकस बिंदु पर भेजेगा। और जब फोकस बिंदु पर यहाँ पे भेज रहा है तो होगा क्या कि इस बिंदु पे प्रकाश की एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा, देखिए यहाँ पे जब प्रकाश यहाँ पे एकत्रित हुआ तो इस बिंदु पे प्रकाश की एक बहुत ही ज़्यादा मात्रा एकत्रित हो जाएगी। और ज़्यादा मात्रा एकत्रित होने का मतलब है कि यदि हम चाहें तो एक निश्चित तीव्रता या अधिक तीव्रता के प्रकाश को यहाँ पे एकत्रित करके कुछ सेल्स को भी जला सकते हैं। तो मेडिकल फील्ड में और या कान और नाक के अंदर यदि देखना हो तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इस दर्पण का उपयोग करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर भेजा जा सके आसानी से। और ज़्यादा प्रकाश अंदर जाएगा तो एक निश्चित सीमा तक देखा जा सकता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है ये पहला उपयोग तो यही हो गया कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक डॉक्टरी फील्ड में उपयोग किया जाता है। जो दूसरा उपयोग होता है वो कुछ परावर्तक पृष्ठों में या कुछ परावर्तक पृष्ठों की जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश चाहिए होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। और तो एक औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। पहला क्या, मेडिकल फील्ड में, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र में, तीसरा जो होता है ना हमारा, वो हमारा दाढ़ी बनाने में होता है। एक्चुअल में हमें एक क्लियर इमेज चाहिए होती है। क्लियर इमेज चाहिए का मतलब ये होता है ना कि जैसे कोई हमने यहाँ पे बाल देखने हैं ना तो हम बाल के पास लाते हैं या देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक क्लियर इमेज जो बनाने का कार्य होता है वो हमारा अवतल दर्पण करता है। तो दाढ़ी बनाने में हो गया। अब देखिए दाढ़ी बनाने में, मेडिकल में और औद्योगिक सेक्टर में। इसके साथ ही साथ यदि हम देखें ना तो ये अवतल दर्पण का उपयोग अन्य जगहों पर भी होता है। कुछ प्रायोगिक सेक्टर्स हैं जो इसे प्रयोग करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक सेक्टरों में भी होता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ये रहा हमारा अवतल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण, तो इसका जो उपयोग होता है वो ये उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में होता है। साइड मिरर मतलब ना, दर्पण में अगर देखेंगे आप ना साइड में, तो साइड वाला जो मिरर होता है ना उसमें अगर किनारे किनारे पर देखेंगे तो थोड़ा सा खींच जाता है प्रतिबिंब। इससे ना वो बेसिकली उत्तल दर्पण लगा होता है। इससे होगा क्या कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब बेसिकली ना क्लियर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक उत्तल दर्पण का उपयोग, सबसे पहला उपयोग जो होता है हमारा, वो गाड़ियों के साइड मिरर में होता है। दूसरा उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है और प्रायोगिक सेक्टरों में भी किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे हमेशा। ठीक है ना, तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा और आगे की वीडियो कल पढ़ेंगे और इसके आगे के टॉपिक कल रिवाइज किए जाएंगे।